अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं हसनैन वहाब। चीन में दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी जारहियत के खिलाफ चीनी अवाम की मज़ाहमती जंग और आलमी इंसदाद फाशिज़म जंग में फ़तह की 80वीं सालगिरह के मौके पर बीजिंग में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें फ़ज़ाइया, बहरिया और बर्री फ़ौज से वाबस्ता मर्द व ख़वातीन फ़ौजियों ने इंतहाई चाबुक दस्ती से हिस्सा लिया और सदर शी को वलवला अंगेज़ अंदाज से सलामी पेश की गई। इस तकरीब में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पशेस्कियान समेत 26 ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करने वाला भारत और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस तकरीब में बुलाया ही नहीं गया था। ग्रुप फोटो में भी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सफ़े अव्वल में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जब चीनी सदर ने इस्तकबाल किया तो उनके फौरी बाद शुमाली कोरिया का खैर मकदम किया और जब आलमी रहनुमा परेड का मुआयना करने के लिए तियानमिन रोस्टरम की जानिब बढ़े तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ चीनी सदर के हमरा दिखाई दे रहे हैं। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को किस तरह से वहाँ पर वेलकम किया जा रहा है, पाकिस्तान को किस तरह से आलमी रहनुमाओं के दरमियान वेलकम किया जा रहा है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन बेहतर से बेहतर इस वक्त होती जा रही है और पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन बेहतर होने की एक झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बेहतरीन हैं। चीन और पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन की मज़ीद राहें इस वक्त तलाश की जा रही हैं। भारत मगरिब से मरात ये कहकर लेता रहा कि वो चीन का मुकाबला करना चाहता है। मगरिब और अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले के लिए मजबूत कर रहे थे। भारत की इक़्तिसादी तरक्की में भारत का कमाल कम, उसमें उसकी चीन से मुखालफत बड़ी वजह थी। सारी मराद भारत को चीन की मुखालफत में ही मिली हैं। भारत जो पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा था उसमें भारत बुरी तरह नाकाम हो गया है और सिफारती महाज पर जो पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश था उस पर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को एक और चैलेंज का सामना है। 75 साल से ज़ायद गुजरने के बावजूद भी हर साल पाकिस्तान सैलाब जैसी कुदरती आफात से अरबों डॉलर्स का नुकसान उठा रहा है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पानी के 150 के करीब ज़खायर हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम इस वक्त तरबेला डैम है, लेकिन पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश हर गुजरते साल के साथ बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। ताज़ा पानी के ज़ख़ीरों में कमी और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई तलब के बायस पानी की फ़ीकस दस्तियाबी कम से कम तर होती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पानी के संगीन बहरान की तरफ पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है। हमारा 90% से ज़्यादा ताज़ा पानी ज़राअत में इस्तेमाल होता है। शहरों में पीने के पानी की तलब में इजाफा हो रहा है क्योंकि शहर फैलते जा रहे हैं, लेकिन बड़े शहरों में अर्बन वाटर मैनेजमेंट मौजूद ही नहीं है। कराची शहर के कई इलाके तो पहले से ही केप टाउन के डे ज़ीरो जैसी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। यूँ हम पानी की किल्लत का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। दरियाओं में पानी की कमी का ताल्लुक बराह रास्त पड़ोसी मुल्क भारत में डैमों की बढ़ती हुई तादाद से भी है। गुज़िश्ता 6 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान ने एक भी बड़ा आबी ज़ख़ीरा तामीर नहीं किया। वापडा के मुताबिक पाकिस्तान हर साल कमोबेश 20 से 25 अरब रुपए मालियत का पानी ज़ाया कर देता है। आबी माहिरीन का यह कहना है कि हमारी आबादी में जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है, इस तरह हमें हर 10 सालों में तरबेला के साइज़ का एक डैम चाहिए होगा। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि सैलाबों का हल सिर्फ डैम ही है। 1988 के बाद पाकिस्तान के 3 दरियाओं में आने वाली इस वक्त जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है ये तुग़यानी सबसे बड़ी समझी जा रही है। कई जहनों में ये सवाल है कि क्या इतनी बारिश और सैलाब मौसमी तब्दीली के बायस नया मामूल हैं और क्या इससे निमटने के लिए डैम्स बनाने नागुज़ीर हो चुके हैं। ये सवाल हम अपने माहिरीन के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि पंजाब में तजवीज़ करदा कालाबाग डैम, जिसका मनसूबा 1953 में बनाया गया था लेकिन अब तक तातुल का शिकार है। इसी तरह दयामिर भाषा डैम, जिसकी तामीर जुलाई 2020 में 4 दहाइयों से ज़ायद की मनसूबाबंदी के बाद शुरू हुई। कई माहिरीन का मानना है कि हमें डैम्स से आगे बढ़कर दीगर हल तलाश करने चाहिए। सैलाब में जो पानी की मिकदार दरिया के बेसन में आती है उसे एक नहीं बल्कि कई डैम्स में भी मुकम्मल तौर पर ज़ख़ीरा करना नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर दरिया चनाब पर इंडिया ने 8 डैम तामीर कर रखे हैं, जिनमें से 5 इस वक्त भी फ़ाल हैं। अगर डैम वाकई सैलाब रोक सकते हैं तो दरिया चनाब में सैलाबी कैफियत पेश ना आती। सिंतास माहदे के तहत इंडिया के डैम रन ऑफ द रिवर हैं, जिनकी पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से जब 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा तो पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सूबा सिंध की अवाम
और सियासी जमातों का ये मानना है कि कालाबाग डैम बनने से दरिया सिंध के ज़ेरी हिस्सों तक पानी की रसाई मुतासिर होगी और उनकी ज़राअत को भी नुकसान होगा। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके भी ज़ेरे आब आ जाएंगे और वहाँ की ज़रई ज़मीनें मुतासिर होंगी। हर साल दरियाओं के सैलाब के साथ ज़रखेज़ मिट्टी खेतों तक पहुँचती है जो ज़राअत के लिए नहायत ज़रूरी समझी जाती है। अगर डैम बनेंगे तो पानी तो नीचे जाएगा मगर मिट्टी पीछे रुक जाएगी। यही मिट्टी समंदर तक जाकर कुदरती कटाव को भी रोकती है। शायद यही वजह है कि डैम बनाने के मामले पर सूबों में अदम इत्तेफाक पाया जाता है। ख़ास तौर पर जब भी कालाबाग डैम बनाने की बात की जाती है तो हमें मुख्तलिफ बयानात सुनने को मिलते हैं। रवां सैलाबी सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है और अगर उस पर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें दूर किया जाए। वज़ीर आला KP ने मज़ीद कहा कि हम कालाबाग डैम की तामीर के लिए अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं मगर सूबों को भी उसमें हिस्सा डालना चाहिए ताकि डैम की तामीर मुमकिन हो सके। वज़ीर आला के इस बयान पर उन्हीं के जमात के सीनियर रहनुमा ने उनके इस बयान पर तनकीद करते हुए इस बयान को उनकी ज़ाती राय करार दिया, ना कि पार्टी की पॉलिसी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। अगर आपको नुकसानात ही लेने हैं और फायदा नहीं लेना उससे तो फिर सियासत करें। नुकसानात का अजाला करना है तो फिर रियासत के लिए आपको ये कदम उठाना है। डैम बनने चाहिए और डैम तो एट द एंड ऑफ द डे बनेंगे भी। तनाज़ चीज़ों को गैर जरूर छेड़ना मुनासिब नहीं। हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई जरूरत है। 3 सूबाई असेंबलियां उनमें KP असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली, सिंध असेंबली भी थी जिन्होंने 3 दफ़ा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। तो जी ये हैं वो बयानात कालाबाग डैम से मुतालिक। जब भी बात होती है तो हमें मुख्तलिफ सियासी बयानात सुनने को मिलते हैं। सूबा सिंध की जानिब से मुखालफत की जाती है, KPK में सियासी जमातों की जानिब से मुखालफत की जाती है। अमीन गंडापुर साहब ने जो डैम के हवाले से ख़ास तौर पर कालाबाग डैम के हवाले से बात की है उस पर उन्हीं की जमात की जानिब से जो है उनके बयान पर तनकीद की गई है, उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया गया है और उसको पार्टी पॉलिसी की जगह उनकी ज़ाती राय करार दिया गया है। अगर डैम मसले का हल नहीं है तो फिर मसले का हल है क्या? अगर डैम नहीं होंगे, कालाबाग डैम के अलावा आप जो हमारे पाकिस्तान में डैम बनने जा रहे हैं या जिसकी मनसूबाबंदी हो चुकी है, अगर वो नहीं बनेंगे, इस काम में तेज़ी नहीं होगी तो फिर सैलाब में तेज़ी होगी। सैलाब अपनी जो है आमद को पाकिस्तान में बढ़ाएगा। हर साल हम देख रहे हैं कि नुकसान पहले से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से निपटेगा कैसे और क्या तजावीज़ हो सकती हैं कालाबाग डैम के अलावा, दूसरे डैम्स के अलावा और दूसरी चीज़ों के अलावा क्या बेहतर तजावीज़ हो सकती हैं? किस पर तमाम सूबे इत्तेफाक राय कर सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जमाल एहसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर मियांवाली से आपका ताल्लुक़ है जहाँ पर कालाबाग डैम की मनसूबाबंदी की गई थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के, आपसे भी हम बात करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये जो सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारी फसलें जो हैं बड़ी तादाद में इससे मुतासिर हो चुकी हैं और अभी भी सैलाब की सूरत हाल थमी नहीं है। मज़ीद रेले आने का ख़दशा है। भारत की जानिब से आबी जारियत भी की जा रही है। कितना नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है और कितना मज़ीद हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि हमारा तकरीबन कोई पंजाब में 35 से 40 लाख एकड़ जिसपे हमारी खड़ी फसलें, जिसमें हमारा कॉटन था, राइस था, तिल था, हमारी जो है मकई थी और सब्जियां थी, 35 से 40 लाख एकड़ जो है और कम से कम 3500 से 4000 गांव और 1800 से 2000 छोटी बस्तियां जो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। और कुछ गांव और इलाके ऐसे हैं कि जिसपे अभी भी 10-10, 12-12 फुट हमारे गांव में पानी है। हमने अपना जान कुछ एरिया से जान बचा के बड़ी मुश्किल से निकले हैं और बाकी हमारी फसलें, हमारे जानवर, हमारी चीजें सब की सब तबाह हो गई हैं। तो ये जो सैलाब है अभी तो आपको इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो तबाही आप जाके देखें और गवर्नमेंट पूरे एरिया में पहुंच भी नहीं सकी अभी तक। ऐसे इलाके भी हैं जहां रिलीफ का बिल्कुल पहुंचना मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। इस हवाले से मैं कहता हूं कि ये सैलाब की जो तबाही है हमारी होश में तो ये तबाही इससे बड़ी हमने देखी नहीं है। और जैसे आप डैमों की बात कर रहे हैं, अल्लाह गवाह है कि पहले 2 महीने पहले हम एक बूंद के लिए तरस रहे थे, हमें पानी नहीं मिलता था। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम 6-7 महीने प्यासे मर जाते हैं और ये 2-3 महीने सैलाब की नजर हो जाते हैं। तो इस हवाले से इस मुल्क की तरक्की अगर करनी है
या इसको आगे लेके जाना है तो मुल्क में खुशहाली डैम बनने ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक है। जमाल हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आप क्या समझते हैं कि डैम का बनना ही सैलाबी सूरत हाल से निमटने का वाहिद हल है? हमने देखा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में डैम बनाने के हवाले से बात हुई है, इस बात में हकीकत है, इससे कोई दो राय नहीं कि उस दौर के अंदर डैम के हवाले से पेशरफ्त हुई। फिर दियामिर बादशाह डैम पर भी काम शुरू किया गया। लेकिन कालाबाग डैम का असल मसला क्या है? अगर वो बनता है, ये भी कहा जाता है कि कुदरती तौर पर वो तैयार डैम है, पाकिस्तान को उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई इत्तेफाक राय सूबों के दरमियान ऐसा नहीं हो सकता? सियासी जमातों के दरमियान ऐसा नहीं हो सकता? कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता? देखें जी, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली कालाबाग डैम का, तो देखें कालाबाग डैम हमारे लीडर इमरान अहमद खान ने भी हमेशा कहा है कि ये चारों सूबों की बाहमी रजामंदी से इसके ऊपर बात होनी चाहिए और जरूरत है। लेकिन उसके लिए क्योंकि डैम को जो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है, और आप क्योंकि ये डैम का जो साइट है वो मेरी कंस्टिट्यूएंसी में है, तो अगर आप वहां पे जाके देखें तो, और पीछे वहां से लेके अटक, ये जो अटक ब्रिज है हमारा जीटी रोड तक, यहाँ तक अगर आप इस एरिया में ट्रेवल करें तो आपको एहसास होगा कि एक अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। तो और इस डैम के ऊपर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे तमाम सियासी जमातें हैं इस पे सर जोड़ के बैठे। पाकिस्तान में जहां जहां डैम बन सकते हैं वो जरूर बनाने चाहिए। उनका, जैसे अभी खालिद भाई ने बात की कि हमें चंद रोज पहले तक हम पानी के एक बूंद को तरस रहे थे और फिर अभी सैलाब ने हमें आ लिया है। तो पानी को जखीरा करने और सैलाब से बचाव के लिए डैम्स का पाकिस्तान में बनना जो है वो बहुत जरूरी है, और डैम्स को पाकिस्तान में बनना चाहिए। लेकिन सर, बनना तो चाहिए, और फिर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब ने उसकी बात भी की। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने ही सीनियर रहनुमाओं की जानिब से उनकी बात की नफ़ी क्यों कर दी गई? उसको ज़ाती राय क्यों करार दिया गया? उसको कुछ अच्छे अंदाज में पेश भी किया जा सकता था। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी साहिबा ने तो उनकी बात का खैर मकदम किया, लेकिन PTI के अपने रहनुमाओं ने उनकी बात की नफ़ी कर दी। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात करके मकसद उन्होंने अपनी जाती राय का इजहार जरूर किया है, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मेरी भी जाती राय ये है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। और जो हमारे दीगर लेकिन कालाबाग डैम तमाम सूबों की मशावरत से बनना चाहिए। इसको हम दोबारा मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। सही। ये क्या अच्छा होता कि अगर अली अमीन खान ये बात इस तरह से कर देते कि तमाम सूबे आए बैठे, हम भी बैठने के लिए हैं, और इस डैम पे बात वो बहुत अच्छा हो जाता। और जो हमारे पार्टी के जिन हमारे सीनियर साथियों ने इस पे उनको अली अमीन खान की बात पे रद्द अमल अपना दिया है, तो ये भी उनकी जाती राय है। लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है तरक्की करे, और हमें आने वाले जो हमारे चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए कालाबाग डैम के ऊपर भी बात जरूरी है, हमें करनी चाहिए, और बाकी दीगर डैम भी बनने चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। हम देख रहे हैं बड़ी संगीन सूरत हाल हो गई है सैलाब के बाद, ख़ास तौर पर पंजाब में। उस तरह की तैयारी पहले तो हमें नज़र नहीं आई जिस तरह का सैलाब एक्सपेक्ट किया जा रहा था या पेश गोई की गई थी, और भारतीय आबी जारियत अपनी जगह मौजूद है। लेकिन सर, हमने इंतज़ाम तो पाकिस्तान ने अपना करना है, और किस तरह से सर निपटा जा सकता है? क्या सिर्फ डैम बनाना ही इस सूरत हाल से निपटने का वाहिद रास्ता है, या कुछ और तजावीज़ पर भी काम किया जा सकता है? बहुत कुछ करने को है। अगर हम 25 साल पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में कालाबाग डैम का जो इतनी तहरीक चली थी,
अगर उस वक्त जारी बात है बड़ी सिवियर ऑपरेशन सिंध से आई थी, तो लिहाजा फिर वो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सका, नेशनल कंसेंसस तो नहीं बना डैम, तो हमने फिर उसको बुक किया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इस साल बेशक ये क्लाइमेट चेंज है, ये तमाम उसके असरात है, इंडिया में भी हुआ है, नॉर्दर्न एरियाज में भी हुआ है, ऑक्युपाइड कश्मीर में भी हुआ है, हमारे AJK में नॉर्दर्न एरियाज में तमाम ये क्लाउड बर्स्ट सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन याद रखें इंडियन जो हैं इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो कर रहे हैं बार बार रेला जो है वो अपने डैम से पानी छोड़ रहे हैं ताकि हमें रिस्पाइट न मिले, हम रिकवर ना कर सके, हमारे लोग डूबते रहे। तो ये उनका एक आप समझे ऑपरेशन सिंदूर का एक और आबी जाहिलियत एक और शक्ल है। अब हमने करना क्या है, देखें बात ये है कि मुझे तो ये लगता है कि कालाबाग डैम पे ठीक है गंडापुर साहब ने बात की है, लेकिन साथ ही देखें क्या हुआ है कि जनाब वहाँ पीपल पार्टी में कोई इनके लीडर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, एकदम वहां से नेगेटिव आवाज जो है वो आ गई है। तो मुझे तो कालाबाग डैम में कोई होते हुए पेशरफ होते नजर नहीं आ रही है। अगर जनरल मुशर्रफ एक मिलिट्री रूलर वो नहीं करवा सका तो आजकल के दौर में मुझे बड़ा ये मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात ये है कि जो आपके मौजूदा 3 डैम है भाई, ये उनको वॉशपुटिंग के ऊपर उनको मुकम्मल करें। दामिर भाषा डैम है आपका, वो दूसरा दासू वाला डैम है, उसके बाद तीसरा मोहम्मद डैम है, इनको खुदा मुकम्मल करें। जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले PTI के दौर में जिनको शुरू किया गया था और बड़ी स्पीड से काम हो रहा था, अब बहुत कम हम उनके बारे में सुनते हैं कि बड़े लेवल पे उनके लिए फंड जो है वो रिलीज हो रहे हैं। और तो ये लिहाजा इसको प्रायोरिटी नंबर 2 ये है कि देखें अब एक एरा बना था 2005 में जब ज़लज़ले आए थे और बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने, जितनी फॉरेन फंडिंग आई, जो काम करना था रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन का ये ज़लज़ले वाले एरियाज में, और उसके बाद फिर एनडीएमए बन गया ये फ्लड के लिए नेचुरल डिजास्टर। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक फोरम आना चाहिए, या तो आप एनडीएमए को एक्सपेंड कर लें, उनके अंदर ये लेके आए ये तमाम मामला कि ये डिजास्टर को खत्म बचने के लिए हमें वॉर फुटिंग के ऊपर इमीडिएटली पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हो, पॉलिटिकल कंसेंसस इस पे हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी पे इकट्ठे होकर बैठे कि अच्छा जी ये जितनी आबी गुजरगाहें हैं इन पे हमने जो इलीगल तजावुज़ात हैं इनको खत्म करना है, चाहे जो भी जितना ही पावरफुल शख्स क्यों ना हो, चाहे जितना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट क्यों ना हो, जितने ही एलिट के इंटरेस्ट क्यों ना हो, वो किया जाए। उसके बाद ये जो और रूडा की बात हो रही है कि जी रूडा में हम डाइस बनाएंगे, फलां करेंगे, ये सब चीजें रिव्यू होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि लोगों के अरबों खरबों रुपए इनमें इन्वेस्ट हुए हैं रूडा जैसे प्रोजेक्ट में। काम बहुत करने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि बस 15 दिन लोगों को अपने पैकेट्स के वो दे दिए अपने खाने के और बस पानी नीचे चला गया और 15-20 दिन तक बस ये काम खत्म है, बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। नो, जो रियासतें होती हैं जिम्मेदार सिविलाइज ममालिक होते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदारी शो करती है, उनको फिर ये तमाम चीजें दिन रात बैठ के करनी चाहिए। ये बाहर के टूर और ये तमाम चीजें जो इन चीजों को खत्म करें भाई, खुदारा बड़े बिल्कुल सही सर, आप बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि आरजी हल को जो है बड़ी कामयाबी इस वक्त समझा जा रहा है और जो मुस्तकिल हल है उसकी तरफ कोई पेशरफ नहीं होती नज़र आ रही है। खालिद हुसैन साहब, ना मुस्तकबिल करीब में ना भारत कहीं शिफ्ट होने लगा है, ना पाकिस्तान कहीं शिफ्ट होने लगा है, आबी जारियत भी होती रहेगी, भारत उसको पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फिर क्लाइमेट चेंज भी अपनी जगह मौजूद है। अगर कोई मुस्तकिल हल, कोई पायदार हल नहीं निकाला जाता सैलाब से निपटने के लिए, हर साल हम देख रहे हैं हमारी फसलें मुतासिर हो रही हैं, फिर तो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। जी, सबसे मसला तो सर पैदा हो गया है, क्योंकि हमसे जो गंदन हमें देखिए अभी जारियत इंडिया ने की तो हम पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमारे दुश्मन ने किया है, हमें नुकसान है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो 2 साल में जुल्म इन गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया है, जो गंदम 2 साल से हमसे नहीं खरीदी, और आपने देखा है इस 15 दिन के अंदर गंदम का रेट 1500 रुपए मन और सिंध में 2000 रुपए मन बढ़ गया है, क्योंकि गरीब किसान ने जो गंदम थी अपनी 1800 से 2000 में बेच ली। जब वो बिक गई तो आज वो गंदम 4000 में बिक रही है। और जो हम एहतजाज किए, गवर्नमेंट पंजाब से अपीलें करते रहे, सीएम पंजाब से कि खुदा के वास्ते रहम करें,
अगर आप गंदम नहीं खरीदेंगी तो पिछले साल की निस्बत गंदम भी हमने कम काश्त की, और अभी रेट भी 4000 हो गया, और आने वाले में अभी तो 7 महीना, 1 महीना अगर हमारा पानी जमीनें खुश्क ना हुई, हम काम ना कर सके, तो हम अगले आने वाली सीजन जो गंदम भी नहीं काश्त कर सकते, तो आगे तो ग़िज़ाई किल्लत पैदा होनी है। जो इस साल अभी जो पिछले साल जो हमारे साथ जुल्म हुए थे उसका जो है ना वो शुरू हो गया है। लेकिन सर हम तो बड़े दावे सुन रहे हैं, हम तो बड़े वादे सुन रहे हैं कि पंजाब में किसान दोस्त इकदाम हो रहे हैं, आप तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के इंतजाम से। कौन सी हो रहे हैं सर? हमने 3500 की गंदम काश्त की और 1800 की गंदम हमसे खरीदी गई, और कहा कि आपको कार्ड देते, किसान कार्ड, वो 5000 रुपए उसका हमें पर एकड़ पे दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम लाख रुपए आपको देते हैं वो अपने खाद बीज के लिए, उस पर अभी इंटरेस्ट शुरू है। तो हम तो सीएम पंजाब और गवर्नमेंट पंजाब से अपील कर दे रहे हैं कि भीख नहीं चाहिए, बेकारी किसानों को ना बनाए खुदा के वास्ते। हमें ना आपका ट्रैक्टर स्कीम चाहिए, ना आपका कार्ड चाहिए, हमें सिर्फ अगर चाहिए तो अपनी फसलों के रेट वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे हमारे साथ। आप देखो हमें यूरिया 5000 5500 की है, डीएपी 16000 में चली गई है, बिजली का यूनिट मेरे पास 60 रुपए है, सीड मुझे 2 नंबर मिलता है, तो मैं कहां से 2200 में गंदम आपको काश्त करके दे दूं? और आज वही गंदम जो मेरे से खरीदी गई थी आज 4,000 में बिक रही है, 5000 में बिकेगी। 20 से 15 से 20 लाख टन आपने बाहर से मंगवानी है। तो मैं कहता हूं कि ये पानी ने तो तबाही की है। जी फारूक जी, ये जो अभी फ्लड आए हैं, अगर आप समझते हैं कि ये 10 दिन का मामला है तो आप भूल जाएं, ये तो अभी पानी को तो मेरा ख्याल है कम से कम 1-1.5 महीना और लगेगा। और ये बिल्कुल हमारे भाई सही फरमा रहे हैं, नवंबर में तो चले पंजाब में, उससे पहले सिंध में तो अक्टूबर के एंड में गलबन गंदम जो है वो काश्त होनी शुरू हो जाती है, और अभी सारा पानी का रेला वहां पे एंटर होना शुरू हुआ सिंध में, और पीछे से और भी आ रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये सब कॉस्मेटिक शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, और हमारी तो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, हमारा किसान जो है वो हमारा वीआईपी होता था, हमने तो उसको, ये सही बात है, उसको तबाह करके रखती है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में गंदम माफिया, पाकिस्तान में शुगर माफिया, पाकिस्तान में टिम्बर माफिया, मैं कितने माफिया का नाम लूं, ये माफिया का राज है इस मुल्क के अंदर, इन द सेंस कि वो जो वो चाहते हैं मनमानी करते हैं। अब बेचारा किसान जो है, हमें तो उसको तो आउटलेट पे जाके उसकी मदद करनी चाहिए। अब होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, गंदम की क्यों शॉर्टेज होगी, पता लगा जी इतने लाख टन गंदम जो है वो इम्पोर्ट हो रही है। चलो जी, अब गंदम बाहर से आएगी, पीछे तो यूक्रेन से गंदम आ गई थी, उसकी पता नहीं क्या हालत थी, रूस से गंदम आई, 35 लाख। तो ये माफिया, खुदा के लिए ये माफिया जो है ना, इनको कब्जा, इन पे मिडिल मैन पे कब्जा करे, मिडिल मैन माफिया को स्पेस, सर माफिया को स्पेस तो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है ना सर, गवर्नमेंट स्पेस देगी तो माफिया काम करेगा। कार्टेल्स तो गवर्नमेंट की पुश्तपनाही में काम कर रहे हैं। जमाल अहसन साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं खालिद हुसैन साहब, जो चीज़ें वो बता रहे हैं, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, सैलाब भी है सर पर, फिर वो गंदम की काश्त के हवाले से जो कंसर्न रेस कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो गंदम का रेट मुकर्रर कर रही है, जो परेशानियां उनके सामने, फूड सिक्योरिटी का मसला भी होने जा रहा है, फिर तो इन्फ्लेशन भी होने जा रही है पाकिस्तान में मज़ीद। देखें, असल मसला ये है कि हमें जड़ को पकड़ना चाहिए। असल बुनियाद जो इस फसाद की बुनियाद है वो ये है कि आपकी नुमाइंदा हुकूमत मौजूद ही नहीं है। जिन लोगों को पाकिस्तान के अवाम ने, जिन लोगों को वोट दिया 8 फरवरी को, उनको हुकूमत नहीं दी गई। 180 सीटों के बजाय 94 सीट्स हमें दी गई, और अब उनमें से भी हमसे सीटें छीन ली गई है। जब तक पाकिस्तान में जो वोट के इस्तेमाल, वोट का जो हमारा है वोट, उसके तकद्दस को पामाल किया जाता रहेगा, ये मामला जो है ये खत्म होने वाला नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि अब जो हुकूमत में साहिबान बरसरे इक़्तिदार हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, और वो दीगर जो जमातें उनके साथ हैं, MQM है, तो वो कोई वोट के जरिए आए बैठे। उनको तो पता है हमें ने तो दोबारा अवाम में नहीं जाना, हमें दोबारा भी हमने किसी के कांधों पे चढ़ के आना है। मामला तब हल होगा जब वोट के इस्तेमाल, जो वोट का हमारा है उसका तकद्दुस पामाल नहीं होगा, और जो नुमाइंदे हैं
जब उनको ये होगा पता कि हमने दोबारा आवाम में जाना है, तो वो पॉलिसीज अपनी इस तरह की बनाएंगे कि उसमें वो कामयाब हों, उसको वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। जब आपको ये पता हो कि हमने किसी के कांधों पे चढ़ के आना है और पे यहाँ लूट मार करनी है और पे चले जाना है, तो फिर जिस तरह मेरे भाई खालिद साहब ने और फारूक हमीद साहब ने कहा, यहाँ पे मसाइल खत्म होने वाले नहीं है। देखें, हमारा अभी हार्ड एरिया में अगर आप जाएं तो बिजली, अब आप मियाँ वाली, खुशाब और इस तरह के हार्ड एरियाज में जाएं तो आपको इस वक्त 75% जमीनें जो हैं वो बिल्कुल बंजर मिलेंगी। लोगों ने काश्त करनी छोड़ दी है क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं करते, बिजली के बिल नहीं अफोर्ड करते, खाद और जो पेस्टिसाइड की कीमतें हैं और फिर जो गंदम की कीमत किसान के साथ जुल्म किया गया। कोई एक पॉलिसी, इंडस्ट्री को देख लें, एग्रीकल्चर को देख लें, कोई एक चीज देख लें जो जिससे पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के किसान मजदूर रोजी रोटी कमा रहे थे, क्या वो सही सिमत में चल रही है? उनके मुंह से निवाला छीन लिया गया है। और वजह क्या है? वजह ये है कि जो हुक्मरान हैं उनको इस बात की परवाह ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने, वो कहते हैं हमने जब हमें इक़्तिदार मिलेगा तो कोई हमें दिला देगा, और हमें क्या जरूरत है परेशान होने की, अपना यहाँ पे लूट मार करें और फिर अपने दूसरे। और इससे एक जुल्म, सबसे बड़े जुल्म की बात यह है कि जो बाहर से पैसा आता है, यहाँ से जो लूटा जाता है, उसको भी बाहर के बैंकों में दूसरी जाके अपना जमा करा दिया जाता है। वो एक और बहुत बड़ा नुकसान है। तो पाकिस्तान को हर लिहाज से लूटा जा रहा है और ये लूट मार खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए सबको सोचना चाहिए, इस पाकिस्तान ने सबको क्या नहीं दिया। तो ये मेरी तो ये है कि इस तरह से ये सोचेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा। जी सर, असल इशू यही है कि इत्तेफाक राय तो पैदा नहीं होता, कोई फार्मूला ऐसा तय नहीं होता जिसमें अवाम की बेहतरी की बात की जाए। हम असम्बली में देखते हैं, वहाँ पर कभी ऐसा हमने मनाजिर नहीं देखे कि अवाम के लिए कोई कानून साजी की गई हो और उसमें अवाम के फ़ायदे की बात की गई हो और मुकम्मल इत्तेफाक राय के साथ की गई हो। खालिद हुसैन साहब, जिस तरह आप भी बता रहे हैं सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, फारूक हमीद साहब भी बात कर रहे हैं कि कार्टल्स किस तरह से काम करते हैं और उन्होंने काम अपना शुरू भी कर दिया। हम देख रहे हैं कि सब्ज़ियों की कीमत, पूरे मुल्क से हमें ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि सब्ज़ियों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, प्याज टमाटर की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। कार्टल्स अगर इस तरह काम करते रहेंगे, हुकूमत उनको स्पेस देती रहेगी, मिडिल मैन का जो किरदार है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, फिर तो ज़राअत का जो GDP में हिस्सा है 22 से 24% के करीब, वो भी फिर कम हो जाएगा और पाकिस्तान को दोबारा से एग्रीकल्चर स्टेट बनाने की जो बात कर रही थी वो भी सिर्फ दावा ही रह जाएगा फिर। जी बिल्कुल, आपके सामने मिसाल है। अब तक गन्ने की फसल थी, हमसे 350 रुपए मन गन्ना लिया और इस साल गवर्नमेंट ने, केन कमिश्नर ने भी गन्ने का रेट डिसाइड नहीं किया। पहले गवर्नमेंट होती थी, केन कमिश्नर होता था, किसान तंजीमें, किसान होते थे तो रेट डिसाइड होता था। इस साल गन्ने का रेट केन कमिश्नर खत्म कर दिए गए और शुगर मालकान को कहा कि अपनी मर्जी से गन्ना खरीद ले। 280 से गन्ना शुरू किया, 350, 400 और आखिरी गवर्नमेंट को दिखाने के लिए 5% उन्होंने गन्ना 400 में खरीदा। और चीनी आज देखो शुगर मालकान 175 रुपए में एक्स मिल बेच रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कैलकुलेशन करे कि 350 का गन्ना जब हम बेचते हैं तो चीनी उस वक्त 100 रुपए में पड़ती है। 120 रुपए ले ले, 130 ले ले, देखो 175 में बेच रहे हैं। फिर गवर्नमेंट, हम फेडरल गवर्नमेंट से अपील करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि खुदा के वास्ते चीनी इनको बाहर भेजने की इजाजत ना दी जाए। शुगर मालकान ने लिख के दिया कि हमारे पास वाफर चीनी पड़ी है, आप चीनी में बाहर भेजने दे। अब 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बाहर भेज दी और अब हम 1 लाख मैट्रिक टन का टेंडर किया है, वो चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये जो माफिया है, ये नहीं, ये पीपी देख ले, उनकी शुगर मिले हैं, नून लीग देख ले, उनकी शुगर मिले हैं। मेरे भाई जो PTI के बैठे हैं, उनके दौर में PTI के जो लोग थे वो उनके जहाजों में चलाते थे वो। तो ये जो माफिया है, जो भी गवर्नमेंट आती है उसमें वो पहले ही इन हो जाते हैं और अपने मफाद की खातिर ये कुछ अशराफिया है जो पूरे मुल्क को लूट गया है। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसान जिस तरह से अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, जो बातें सामने हमारे आ रही हैं, ज़ाहिर है किसानों को परेशानी तो है, सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं, वहाँ उनका बड़ा नुकसान, फिर हुकूमत की जानिब से रेट से मुकर्रर नहीं किए जाते, वहाँ उनका नुकसान, मिडिल मैन का जो किरदार है वहाँ उनका नुकसान। चीज़ें फिर हल कैसे होंगी? इंपोर्टर्स के लिए मराज ज़्यादा हैं,
और किसान के लिए मरात ही नहीं है, उसको महंगा पड़ रहा है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन फिर बढ़ेगी तो नहीं। देखिए ये आज ही की खबर थी, मैं पढ़ रहा था अखबार में कि तकरीबन 2 पॉइंट पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का एकदम ट्रेड गैप आ गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, कि इंपोर्ट आपकी बहुत बढ़ गई है, एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही है, जिसकी वजह से ये एकदम डेफिसिट, ये ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, जो भी टेक्निकल टर्म है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारी मईशत जो है वो फिर कैसे रिकवर करेगी। हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 2.25% पे बढ़ी नहीं रही है, पिछले 4 साल से मामला ऐसे ही चल रहा है। कहाँ PMLN के दौर में था 5.9% ग्रोथ रेट GDP रेट हमारा, अब PTI के दौर में 6.2% था। अब हम गिर के पिछले 4 साल से उठ ही नहीं रहे हैं, 2.5% ही क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात है। और हम कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्जे पे कर्जा बाहर, ये वर्ल्ड बैंक IMF हमें दे जा रहे हैं, हम वो कर्जे ले जा रहे हैं और उसमें डूबते जा रहे हैं। और जाहिर बात है जब कर्जा आप लेते हैं फिर मौजूदा भी होता है, ये तमाम चीजें होती हैं। तो माय पॉइंट इज दिस, देखें ये सारा बात it travels down to the top political leadership। अब जो भी आप कहें कि ये फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें। अब जो लोग बैठे हुए हैं जिस तरीके से भी आए हैं, लोगों को उससे जारी बात है बहुत कंसर्न है, लेकिन इस पॉलिटिकल लीडरशिप का जो इस वक्त है इनकी जिम्मेदारी ये बनती है। अगर कल को हालात और खराब होते हैं इकोनॉमिकली, मईशत हमारी टेक ऑफ नहीं करती, नहीं पड़ता, फैक्ट्रियां चलना शुरू नहीं होती जिस तरह के होना चाहिए, एग्रीकल्चर हमारी पिकअप नहीं करती है, ये आपके जो फूड सप्लाई चेन है बुरी तरह ये डिस्टर्ब हो गया है ये फ्लड की वजह से। और जाहिर बात है फिर कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, और जो जखीरंदोज होल्डर्स है, जखीरंदोज लोग हैं, वो तो फिर जखीरा करेंगे और अपनी मनमानी कीमतें मिडिल मैन चार्ज करेंगे, जिनके गोदाम है, और मैं और आप आम आदमी जो है हम सफर करेंगे। और ये भी आप देखें कि ये मुझे लग रहा है कि ये होना शुरू हो जाएगा, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो और कमोडिटीज हो। आटे का देखें, हमने देखते देखते किधर से किधर ये प्राइस जो है वो चली गई है। तो ये बात यही है भाई, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करे, पॉलिटिकल हालात को ठीक करे, स्टेबिलिटी लेके आए, ताकि सब बैठ के पाकिस्तान के लिए सोचें कि हमने पाकिस्तान को इन मसाइल से कैसे निकालना है। सिर्फ एक स्टॉक मार्केट है जो पता नहीं जो क्या सट्टेबाजी चल रही है, तो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 1.5 लाख क्रॉस कर गया, अब शायद 2 लाख की तरफ लोग देख रहे हैं। तो लेकिन उसका फर्क कितना पड़ा है, आम आदमी को उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई है, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आनी है वो आ रही है, कितने नए प्रोजेक्ट लगे, बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ सोचने वाला है। ये गवर्नमेंट नहीं बैठेंगी, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट लीडरशिप जो एलीट है, अशराफी है, तो फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, फिर होता जो है। ठीक है जमाल हसन साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। पॉलिटिकल कंसेंसस ही इस वक्त जो है मसले का हल हो सकता है। क्या आप देख रहे हैं, फोर्स ही कर सकते हैं, सैलाब जब भी थमेगा, सैलाब की सूरत हाल कुछ कूल डाउन होगी तो कुछ एक इन्हीं मामलात पे ही सही, जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, इन्हीं मामलात पे ही सही पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है। हुकूमत की भी जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन अपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है। आप नहीं समझते कि मिल बैठ के आगे बढ़ने का वक्त है इस वक्त? देखें जी, बिल्कुल पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिल बैठ के हर वक्त बहुत जरूरी है कि मिल बैठ के बात की जाए। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया, दोबारा अर्ज करता हूं कि बात तो तब की जाएगी कि जो यहाँ पे अभी जो हुकूमत में साहिबान हैं इनका अपना भी कोई इख्तियार हो, क्योंकि ये तो इशारों पे नाच रहे हैं और जिस तरह से इनको लाया गया है पूरी दुनिया जानती है। दोबारा कहूंगा कि जब तक वो लोग जिनको ये हो फिक्र कि जी हमने दोबारा अवाम में जाना है और अवाम से वोट लेके आके यहाँ पे इन असेंबलीज का हिस्सा बनना है, वो क़यादत जब तक नहीं आएगी ये मामलात हल होने वाले नहीं हैं। जब लोगों को लाया ही इसलिए जाए कि यहाँ पे उन्होंने लूट मार करनी है और मुल्क को कमजोरी की तरफ लेके जाना है। अब आप देख लें, आपके सामने तमाम शोबाजात जो ज़राअत है, इंडस्ट्री है, तो ये इसको इस हुकूमत के आने से पहले हमेशा पंजाब हुकूमत क्या गंदम नहीं खरीदती थी? क्या उसका रेट मुकर्रर नहीं होता था? अभी गंदम जो किसान को जिस जो कॉस्ट किया उसको उससे भी कम कीमत पे
उसको बेचने पे मजबूर किया गया और अभी आप हालात आपके सामने। और एक गंदम क्या, बाकी इजनास जिस तरह खालिद साहब ने जिनका नाम लिया है, हर चीज में इन्होंने तबाही फेरी हुई है और ये तबाही उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक इनको ये खौफ नहीं होगा कि हमने अवाम में वापस जाना है। जब इनको ये पता होगा कि हमने अवाम में वापस जाना है, वहां से वोट लेके आना है, तो उस वक्त तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में खालिद हुसैन साहब बस ये बता दीजिएगा कि जब सैलाबी सूरत हाल कुछ थमेगी, हम देखेंगे कि चीज़ें एक बार फिर रिवाइव होना शुरू होंगी, क्या सूरत हाल बनेगी? क्या महंगाई का एक बड़ा तूफान आने वाला है आने वाले दिनों में और महीनों में? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यकीन करें कि हमारे पास तो अभी गुंजाइश खत्म होगी। हम अपनी फसल अगली जो है वो काश्त करने की पोजीशन में नहीं है। हमने 2 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। सूद पे अपने आड़ती से धार लेके हमने खाद डाली है, मुख्तलिफ कर्जे लिए हैं। हम तो वो ही नहीं पूरे कर सकते, तो अगली फसल हम कैसे काश्त कर सकेंगे जब तक अब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी हमें। हम अपनी अगली फसल जो गंदम है वो काश्त नहीं कर सकेंगे। इस पिछले साल $3 अरब की कॉटन बाहर से मंगवाई, 2 अरब की दालें बाहर से मंगवाई। वैसे हम कहते हैं कि 70% ज़राअत पे हमारा मुल्क चलता है, तो अभी तो कॉटन पिछले साल की निस्बत 50% कम काश्त हुई थी और उसमें से 50% जो है ना वो पानी में बह गई। तो क्या अभी ये $7 अरब की कॉटन बाहर से मंगवाएंगे? क्या इतने जरा मुबादला डॉलर पाकिस्तान के पास हैं कि ये इतनी चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं? मैं हैरान हूं कि अगर यही पैसे जो आप 5-5 अरब 3-3 अरब पिछली दफा 35 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवा ली, और जिस बंदे ने वो उसकी रिपोर्ट दी थी ना, वो इस टाइम पंजाब की बैरोक्रेसी में अहम ओहदे पे इस टाइम भी बैठा हुआ है। तो इस निजाम में मैं कहता हूं कि हैरान हूं, और खासकर मैं सियासतदानों से ज्यादा बैरोक्रेसी को कहूंगा कि जो बैरोक्रेसी तबाही मचा रही है। मैं हमारे एक डीसी हैं, पिछली दफा उनको कहा कि आटा सस्ता दे दो, तो उसने गंदम के आटे में मकई का आटा मिला के बेचा और उसको पंजाब गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया कि 3 डीसी हमारे टॉप के उसमें वो भी है। सर तो ये तो हमारे मुल्क का हाल है। ब्यूरोक्रेसी पर तो हुकूमत का भी जोर नहीं चल रहा। ख्वाजा आसिफ साहब भी सख्त परेशान है ब्यूरोक्रेट से, हुकूमत का जोर भी नहीं चल रहा। सर आप अपनी बात कर रहे हैं। तो बस ये है कि अब देखें ना, अब हमारे सैलाब की तबाही कौन चेक करेगा? हमें डीसी साहब भेजेंगे एसी साहब को, एसी साहब तहसीलदार, फिर नीचे पटवारी आ जाएगा। वही पटवारी जो हमारी एक फर्द के लिए वो 2000 मांगता है, 5000 मांगता है। अब उसकी कलम है, जिसको वो चाहे सैलाब से मुतासर कर दे, जिसको चाहे वो आबाद कर दे। अब हम उसी पटवारी के दरवाजे में बैठे होंगे, वो अपनी मर्जी कर रहा होगा। इस तरह तो 2022 के सैलाब के जो पैसे हैं वो भी अभी तक किसानों को नहीं मिले। अब हम क्या उम्मीद कर सकेंगे कि हमें इस सैलाब से पैसे मिलेंगे? चलें, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन के साथ इत्तेहाद हैं, और जमाल हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।